नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मजा नहीं आया? ना ना ना, मजा नहीं आया, रुको। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने भी ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। फटाफट से बताइए कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया था। और बताओ कैसे हो? मजे आ रहे हैं? फुल मजे आ रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए औरंगजेब। हेडिंग डाल लीजिए औरंगजेब। औरंगजेब हेडिंग आप डाल लीजिए। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या हाल है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया कल। मैं रोज अच्छा पढ़ाता हूं भाई। ठीक है। क्लास में रवि चीता आ चुके हैं। रवि ने अपने नाम के आगे चीता लिख रखा है। सीकर राजस्थान से आपको प्रणाम। प्रणाम भाई पवन, क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई के? सही चल रहा है हैं? सर आपका विवाह हो गया? नहीं भाई, मैं अविवाहित हूं। चलना है क्या? करें स्टार्ट? किससे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ अरमान भाई, क्या चाल रहे हैं? चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पर यार भाई। हेडिंग डालते हैं। ये देख रहे हो मेरा कितना पुराना फोटो है? खैर छोड़ो। औरंगजेब की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है। हेडिंग क्या होगी हमारी? औरंगजेब। औरंगजेब हेडिंग है हमारी औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब हेडिंग है। औरंगजेब हेडिंग है हमारी। अब ये जो औरंगजेब है आखिरकार ये है कौन? ठीक है चलिए। हाँ आपने पूछ लिया तो मैं ठीक ही हूं जी अब। है जी। औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, इसका जन्म 1618 में हुआ था। इसका जन्म 1618 में दाहोद में हुआ था। ठीक है। दाहोद में इसका जन्म 1618 में हुआ था। दाहोद। जन्म इसका कब हुआ? 1618 दाहोद। दाहोद में। अब होता यह है, दाहोद कहां पर है? गुजरात में है। अब पॉइंट ये आता है कि जब इसका जन्म हुआ तो कहा गया, जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा, ठीक है चलिए। ज्योतिषी ने क्या कहा? जन्म पर ज्योतिषी के द्वारा कहा गया था। जन्म पर ज्योतिष ने कहा था। ज्योतिष ने कहा था कि यह औरंगजेब की मृत्यु का कारण बनेगा। कि यह औरंगजेब की मृत्यु का कारण बनेगा। कि यह औरंगजेब की मृत्यु का कारण बनेगा। सॉरी, यह शाहजहां की मृत्यु का कारण बनेगा। शाहजहां की शाहजहां की मृत्यु का कारण बनेगा। शाहजहां की मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु का कारण बनेगा। ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। ठीक है चलिए जी। तो ये बात यहां पर कहा गया है। अब इसके बारे में जब ये बात सुनी, इससे अब वो डिस्टर्ब हो गया। कौन डिस्टर्ब हो गया? शाहजहां इस बात से डिस्टर्ब हो गया। तो शाहजहां ने क्या काम करा? इसी कारण से शाहजहां ने औरंगजेब को कोई भी युद्ध नीतिक शिक्षा नहीं दिलाई। इसको पूरी तरीके से क्या किया? सर इसको पूरी तरीके से केवल एक ही प्रकार की शिक्षा दिलाई, वो थी धार्मिक शिक्षा। इसी कारण से शाहजहां ने इसको कोई भी युद्ध नैतिक शिक्षा नहीं दिलाई। इसको केवल और केवल लिखना, इसी कारण
इसी कारण क्या होता है, इसी कारण औरंगजेब को इसी कारण औरंगजेब को औरंगजेब को इसी कारण जो औरंगजेब है ना भाई, इसी कारण औरंगजेब को केवल धार्मिक शिक्षा दिलाई गई, केवल धार्मिक शिक्षा दिलाई गई, शिक्षा दिलाई गई भाई मीर हाकिम को। पूछा जाता है इसके गुरु का नाम क्या था, ठीक है चलिए, इसके गुरु का नाम क्या था ये पूछा जाता है। इसके गुरु का नाम क्या था, टीचर का नाम क्या था, इसके गुरु का नाम क्या था, इसके गुरु का नाम क्या था, इसके गुरु कौन थे, गुरु इसके कौन थे, पूछा जाता है इसके गुरु का नाम क्या था। तो बताया जाता है कि इसके गुरु का नाम था मीर हाकिम। इसके गुरु का नाम था मीर हाकिम। मीर हाकिम इसके गुरु हैं। मीर हाकिम इसके गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे। मीर हाकिम इसके गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है चलिए, पॉइंट आता है दूसरा कि ठीक है सर, मीर हाकिम कहाँ का था। मीर हाकिम एक ईरान का व्यक्ति था। ईरान का व्यक्ति होने की वजह से इसने बहुत अधिक कट्टरता का भाव औरंगजेब में पैदा किया। औरंगजेब के ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण इसका गुरु भी है। ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण इसका गुरु भी है। तो जो मीर हाकिम है वो एक पर्शियन था, एक ईरान का व्यक्ति था। पर्शियन आपको देखने को मिल जाएगा, पर्शियन यानी फारसी था, ईरान का व्यक्ति था। तो फारसी व्यक्ति जो होते हैं वो धर्म के प्रति अधिक कट्टर हैं। जो फारसी मुस्लिम है, फारसी अलग होते हैं, फारसी मुस्लिम अलग होते हैं। एक फारसी था और इसने मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत अधिक बर्बरता और कट्टरता इसके अंदर रख दी। ठीक है, याद रखना, याद रखना, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। अब इसी के बारे में पूछा जाएगा कि सर इसकी प्रशासनिक शैली कैसी है और इसके शासनकाल का कार्यकाल कितना था। तो इसका कार्यकाल देख लेंगे, कार्यकाल कितना है और क्या इसका कोई उपनाम भी है। कार्यकाल देख लीजिए, टेन्योर देख लीजिए, इसका टेन्योर कितना था। टेन्योर सर जी, टेन्योर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप टेन्योर के बारे में बहुत तगड़ी बात बताएंगे कि इसका टेन्योर कितना है। सीधे तौर पर बताना कि इसका टेन्योर आपको कितना देखने को मिलता है। टेन्योर के बारे में अगर हम बात करें तो टेन्योर इसका कितना देखने को आपको मिलेगा। टेन्योर के बारे में बात करें तो इसका टेन्योर अपन लोग को कितना देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सर जी, जो इसका टेन्योर आपको देखने को मिलता है, जो इसका टेन्योर आपको देखने को मिलता है उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। सर जी बता दीजिए क्या चर्चा है। भाई जी, इसका जो टेन्योर आपको देखने को मिला है वो देखने को मिलता है 1658 से लेके 1707। अब इसकी प्रशासनिक शैली जो आपको देखने को मिलती है वो कैसी है, इसकी प्रशासनिक शैली कैसी है। प्रशासनिक शैली आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी, प्रशासनिक शैली आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी। प्रशासनिक शैली का मतलब क्या है कि इसका डिजाइन आपको किस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या है, इसने इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार शासन किया है। इसने इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार शासन किया है। प्रशासनिक शैली इस्लामिक परंपरा है। उलेमा वर्ग के अनुसार इसने काम किया है, उलेमा वर्ग के अनुसार। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल इसकी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, क्रिएटिव स्टाइल इसकी कैसी है, स्टाइल इसकी कैसी है, मैं बता दूं आपको इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसी है। वास्तविकता में इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है वो उलेमा वर्ग के अनुसार है या इस्लामिक परंपरा के अनुसार आप कह लीजिए। इस्लामिक परंपरा के अनुसार, इस्लामिक परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार आप कह लीजिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिचुअल्स। इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग है, या तो इस्लामिक मान लो, इस्लामिक मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि सर यह है बिल्कुल उलेमा वर्ग के अनुसार। उलेमा क्या होती है, हाई सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी, हाँ, या फिर प्रोस्पेरस सोसाइटी आपको जो देखने को मिलती है, प्रोस्पेरस पर्सन्स ऑफ सोसाइटी। तो आप लिख लेंगे उलेमा वर्ग के अनुसार, उलेमा वर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार ये होता है प्रोस्पेरस ग्रुप, प्रोस्पेरस सोसाइटी या प्रोस्पेरस ग्रुप। जो अमीर लोग होते हैं वो, उनके अनुसार इन्होंने शासन किया है। अमीर लोग याद रखना, जो समृद्ध लोग होंगे वो हमेशा धर्म की बात करेंगे। भिखारी बैठकर ये नहीं कहेगा तुमसे कि तुम अपने धर्म को मान लो। जिसके पास पैसा नहीं है वो कभी भी आपसे धर्म के बारे में नहीं कहेगा, जिसके पास पैसा है केवल वही करेगा। ठीक है चलिए,
कमाल की बात है। औरंगजेब के बाद अब याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद अब याद रखना कि इसके प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। प्रमुख नामों को लेकर कई बार विवाद होता है कि इसके प्रमुख नाम क्या है। जैसे यह अपने नाम बताता है कि मेरा नाम शाही दरवेश है। शाही दरवेश का मतलब क्या होता है? भिखारी। ये अपने आप को कहता था कि मैं रॉयल बैगर हूं, मैं रॉयल बैगर हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये कहता था कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरी जमीर में दम है। ये कहता था कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। ये खुद को जिंदा पीर कहता था। ये कहता था कि मैं जो कहूंगा वही परम सत्य है, मैं कोई किसी का साहस नहीं कि उसमें बदलाव करके दिखा दे, ऐसा इसके द्वारा कहा जाता था। क्या बताया मैंने? आलमगीर इसका नाम है, आलमगीर। आलमगीर भी इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, आलमगीर भी आपको देखने को मिल जाएगा, आलमगीर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अगला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, अगला पॉइंट शाही दरवेश, आलमगीर। और अगला है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिल जाएगा, शाही दरवेश, आलमगीर। और सबसे अगला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा जिंदा पीर, इसको हम बोलते हैं जिंदा पीर, इसको हम बोलते हैं जिंदा पीर। जिंदा पीर भी हम इसको बोल देंगे जिंदा पीर। और जिंदा पीर हम इसको बोल देंगे, जिंदा पीर भी हम इसको बोल देंगे, जिंदा पीर भी हम इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे अपन लोग भाई? जिंदा पीर इसको बोल देंगे अपन। ठीक है, चलिए। तो ये चीज भी इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, याद रखिए। कई बार एक सवाल पूछा जा रहा है, आजकल ट्रेंड में था थोड़ा, मैंने देखा था सीडीएस के पेपर में देखा था वो क्वेश्चन। सर मुहिउद्दीन मोहम्मद भी इसी का नाम था क्या? मुहिउद्दीन मोहम्मद इसका पैन नेम है, पैन नेम मतलब पूरा नाम इसका, हाँ पूरा नाम इसका मोइनुद्दीन मोहम्मद है। पैन नेम, पैन नेम बोलते हैं उसको। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हैं मोहिउद्दीन मोहम्मद। अब पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, अब तुमने भुलवा दिया, मैं धत तरीके। मुहिउद्दीन, मुहिउद्दीन मोहम्मद, मुहिउद्दीन, मोइउद्दीन, मोइउद्दीन, मोइउद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद, मोइउद्दीन मोहम्मद। अच्छा वंश कौन सा था? सुन्नी था, सबका ही सुन्नी था, देवालर सुन्नी। मजाक कर रहा हूं मैं कभी नहीं भूलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये, जैसे मैंने बताया औरंगजेब के बारे में ही बताया है मैंने, तो याद रखिएगा औरंगजेब के बारे में। इसके सेनापति कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख सेनापति हैं दो, प्रमुख सेनापति इसके हैं दो। सेनापति इसके कितने प्रमुख सेनापति हैं? इसके दो। अब ये कौन कौन से प्रमुख सेनापति आपको देखने को मिल जाएगा? मीर जुमला देखने को मिल जाएगा एक तो देखने को मिल जाएगा मीर जुमला टू, एक तो देखने को मिल जाएगा मीर जुमला टू, आपको देखने को मिल जाएगा। और सेकंड जो आपको देखने को मिल जाएगा मीर जुमला के बाद, अगला जो पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा उसके बारे में भी याद रखना। मीर जुमला, आफ्टर मीर जुमला हमारे पास कौन है? मीर जुमला के बाद एक तो है अपने पास मीर जुमला टू, और दूसरा है जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह वन, जयसिंह फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।
ठीक है चलो। और दूसरा तीसरा नाम हो जाएगा गाजिउद्दीन फिरोज जंग। गाजिउद्दीन फिरोज जंग हो जाएगा, गाजिउद्दीन फिरोज जंग, गाजिउद्दीन फिरोज जंग भी हो जाएगा। मैं पुराने वाले बैचेस में फिरोज जंग का जिक्र नहीं करता था, पर मैं चलो आज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं काफी ब्रॉड पढ़ा रहा हूं इस बार। तो गाजिउद्दीन फिरोज जंग भी लिख लो, गाजिउद्दीन फिरोज जंग, गाजिउद्दीन फिरोज जंग, फिरोज जंग, गाजिउद्दीन फिरोज जंग। गाजिउद्दीन फिरोज जंग, ठीक है चलिए। आज सीडीएस में ही आया था ये अभी नई वाली एनसीईआरटी में आया है। गाजिउद्दीन फिरोज जंग का जिक्र नई वाली एनसीईआरटी में थोड़ा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सर औरंगजेब कहाँ पर रहता था यार? शुरुआत में आगरा रहता था, फिर दिल्ली रहने लगा, फिर बाद में ये साउथ इंडिया चला गया था, अलग अलग जगह रहा है। याद है सर? महताग भाग क्यों प्रसिद्ध है? महताग भाग या बाग? आगे आएगा महताग बाग। और बताओ। नेम के बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाबू इनके जो पूर्वज थे वो अपने नाम को सेम रखते थे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी के बारे में बात करूं कि इसके 2 स्थानों पर राज्याभिषेक हुए हैं, और इसके बाद हम पर्सनल लेवल पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी पत्नी का जिक्र आएगा। जैसे अगर मैं बात बताऊं, इसके राज्याभिषेक 2 स्थान पर हुए, राज्याभिषेक 2 स्थान पर हुए हैं, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक यानी कॉरोनेशन, कॉरोनेशन, कॉरोनेशन की हम बात कर रहे हैं, कॉरोनेशन। तो कॉरोनेशन के बारे में अगर मैं बात बताऊं, इसका जो कॉरोनेशन आपको देखने को मिलेगा 1658 में आगरे में, ठीक है, और 1659 में दिल्ली में। आगरा और दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंटर यहीं पर समझेंगे, ठीक है चलिए। आपकी किताब किस पर मिलेगी यार? अभी क्या स्टॉक आउट पड़ी है, नया स्टॉक नहीं आया है, नया स्टॉक आएगा 6 से 7 दिन लग जाएंगे। मैं यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा प्रॉपरली। हाँ आप लोग रहेंगे मेरे साथ, आप, मैं और आप, हम दोनों लोग मिलकर लॉन्च करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें कोरोनेशन के बाद, इसका विवाह 1637 में होता है। विवाह 1637 में हुआ है, 1637 में। 19 साल का था तभी ये। कितने साल का था? 19 साल का था। तो दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ, ठीक है। हम विवाह किससे हुआ? दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ है, बानो बेगम से इसका विवाह हुआ है। दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ है। पारस की थी, पारस की थी, पर्शियन थी, पर्शियन। विदेश से बहू लाया था। बहू कहां से लाया था? विदेश से लाया था, ठीक है चलिए। याद रखना, बाकी याद रखिए ना कि भाई दिलरास बानो बेगम था, और इसको दूसरा नाम भी देते थे राबिया। राबिया बेगम भी इसी को कहा जाता था, राबिया बेगम भी इसी को कहा जाता था। क्या बोलते थे भाई जी इसको? राबिया बेगम इसको कहा जाता था, ठीक है याद रखेंगे। शी वॉज राबिया, शी वॉज द राबिया, यही राबिया है। आइसिस को पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं, बट उनकी जिक्र हम आगे करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे, बच्चे हुए थे 4 हुए थे इसको, मुअज्जम, आजम, मिर्ज़ा, कमबख्श, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे।
बट पॉइंट यहाँ पे ये है, हम इसके बारे में हम बात करते हैं कि फिर इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य 62, 63, 64, 79 औरंगजेब के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। इसका रियल नेम राबिया है, यस। दिलराज तो इसको औरंगजेब ने कहा था, ये तो टाइटल है, ये तो इसका टाइटल है, रियल नाम तो राबिया ही है। तो प्रमुख कार्य, औरंगजेब के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, औरंगजेब के प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्यों की बात करते हैं, प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। प्रमुख कार्य, मेजर वर्क्स ऑफ औरंगजेब, मेजर वर्क्स ऑफ औरंगजेब, मेजर वर्क्स की हम बात कर लेते हैं। औरंगजेब के जो प्रमुख कार्य आपको देखने को मिले हैं, बताइए फटाफट से, औरंगजेब के प्रमुख कार्य कौन से हैं? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए सर, क्या है इसके प्रमुख काम? पहला मैंने बताया 62, 63, इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे, ईयर का कई बार स्ट्रक्चर रहता है तो वो आपको याद रह जाएगा। 64 और 79 और 79 आपको देखने को मिल जाएगा। 62, 63, 64 और 79 और 79 आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये है क्या क्या, देखो, दास, सती और तीर्थ यात्रा, दास, सती, दास, सती और तीर्थ यात्रा, दास, सती, तीर्थ यात्रा और यहां हो जाएगा जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखना। बाबू कितनी क्लास और लगेंगे भाई? इसमें 3 क्लास और लग जाएंगी, 3 क्लास में आपका ये मिडाइवल खत्म हो जाएगा, 3 क्लास में आपका मिडाइवल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब इसके बारे में समझना, इसको बोलते हैं स्लेव सिस्टम, स्लेव सिस्टम बोलेंगे, स्लेव सिस्टम, सती सिस्टम, स्लेव, सती, तीर्थ यानी पिलग्रिम, पिलग्रिम और जजिया, ये आपको देखने को मिल जाएगा और जजिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किया है इसने? दास प्रथा को अबॉलिश किया, इसको खत्म किया है, इसको खत्म किया, अबॉलिश किया। सती प्रथा को भी इसने खत्म किया यानी अबॉलिश किया। पिलग्रिम तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू किया, पुनः लागू। और जजिया कर को भी इसने पुनः लागू किया। तो ये चीजें इसके द्वारा की गई हैं, याद रखिए, ये चीजें इसके द्वारा की गई हैं, इसके बारे में याद रखना। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ऋषि ने शिवाजी को बंदी बनाया था, यस।
Sir, is it true that because of the influence of Mirza Jaisingh, he was normal with Hindus, but after the death, he went to rampage and plundered many temples? No, that's not a fact, basically. Mirza Jaisingh was also just a commander. मिर्जा जयसिंह खुद सिर्फ एक कमांडर थे, वो कभी औरंगजेब को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। अगर वो औरंगजेब को इन्फ्लुएंस कर पाते तो ऐसी परिस्थिति में वो कभी भी दक्षिण भारत पर आक्रमण के लिए जाता ही नहीं। उन्हें लागू करने का मतलब होता है रीइंपोज। रीइंपोज इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? रीइंपोज इसको बोलते हैं, रीइंपोज इसको बोलते हैं। आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया कि इनके बारे में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे इसने तुलादान और झरोका प्रदर्शन को भी खत्म कर दिया था, जो अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तुलादान झरोका प्रदर्शन को भी औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया गया। तुलादान, तुलादान, झरोखा प्रदर्शन, झरोखा दर्शन, ठीक है, झरोखा दर्शन। तो तुलादान और झरोखा दर्शन, ये जो आपकी प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, इनको भी समाप्त कर दिया गया था। इनको भी समाप्त कर दिया गया, इनको भी समाप्त कर दिया गया। इनको भी समाप्त कर दिया गया। तो तुलादान और झरोखा दर्शन जैसी जो समस्याएं थी, जो आपकी चल रही प्रथाएं थी, उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ देन, समझिए। तो इसके बाद आप समझिए कि औरंगजेब के लिए जो चैलेंजेस थे वो किस किस लेवल पर थे। दो लेवल पर औरंगजेब के लिए चैलेंजेस थे, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। एक है दक्षिण भारत और एक है उत्तर भारत। दक्षिण भारत और उत्तर भारत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां आपको समस्या समझ में आएगी। चैलेंजेस फॉर औरंगजेब, द हेडिंग हियर दैट इज चैलेंजेस फॉर औरंगजेब। हाँ, काफी पॉइंट्स नए हैं इस बार। प्रतिमा कह रही है सर पहले से जब हम पढ़ रहे हैं, अब दोबारा पढ़ रहे हैं आपसे, तो नए पॉइंट हैं काफी। एक तो बाबू एनसीईआरटी नया आया है ना, तो उसमें है, तो वो भी मैंने कुछ नए ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मेरे भाई इसके अंदर आप लिखो चैलेंजेस फॉर औरंगजेब। चैलेंजेस फॉर औरंगजेब, चैलेंजेस फॉर औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के लिए चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। फॉर औरंगजेब, तो जो औरंगजेब के लिए चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है? झरोखा दर्शन क्या होता है? दरअसल क्या होता था, रानी वगैरह जो होती थी वो ऊपर बैठ के ही वहां एक खिड़की में से देखती रहती थी सभा में चल क्या रहा है, तो उसको बंद कर दिया कि रानी आप नहीं देखेंगे। तो साउथ इंडिया की हम बात करेंगे इसके लिए, औरंगजेब के लिए परेशानियां, औरंगजेब के लिए परेशानियां, ये लिए समस्या, औरंगजेब के लिए समस्या। बात कर लेते हैं औरंगजेब के लिए क्या क्या समस्या है। पहला, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी मराठास। दक्षिण भारत में इसके लिए परेशानी क्या थी? मराठास, मराठा। अब वो कैसे? शिवाजी इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी थे। क्यों थे शिवाजी इसके लिए परेशानी? क्योंकि शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की जाती है 1664 में। शिवाजी ने 1664 में शिवाजी ने लूट की, सूरत लूट की, सूरत की लूट की, सूरत की लूट की। शिवाजी ने क्या काम किया? शिवाजी ने सूरत की लूट की, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना होगा। शिवाजी लूटेड सूरत
शिवाजी लूटेड सूरत, शिवाजी लूटेड सूरत। शिवाजी ने क्या लूटा है? सूरत को लूटा है। शिवाजी लूटेड सूरत, कि शिवाजी के द्वारा सूरत को लूट लिया गया। ठीक है, चलो 1664 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, 1664 के बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको देखने को मिलता है 1665 में। इस कारण से औरंगजेब ने क्या काम किया? अच्छा, जब शिवाजी ने सूरत की लूट की तो शिवाजी ने एक बड़ी दिक्कत कर दी कि शिवाजी ने विदेशी व्यापार को ठप कर दिया। शिवाजी ने विदेशी व्यापार को ठप भी कर दिया, ना केवल सूरत लूटा बल्कि सूरत पे अधिकार कर लिया। ठीक है, तो याद रखना, तो सूरत की लूट की और विदेशी व्यापार को ठप कर दिया, विदेशी व्यापार ठप कर दिया, विदेशी व्यापार रोक दिया, विदेशी व्यापार मुगलों का रोक दिया गया, मुगलों का रोका गया, रोका गया। तो जो मुगलों का विदेशी व्यापार था यहां से, उसको भी यहां पर रोक दिया गया है। ठीक है, मुगलों का विदेशी व्यापार ठप पड़ गया है यहां पर। तो 1665 में अब यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा जयसिंह, जयसिंह बैटल करने के लिए आता है शिवाजी से, जयसिंह फर्स्ट प्लस शाइस्ता खान बैटल करने के लिए आते हैं। जब मैं आपको मराठा पढ़ाता हूं, मॉडर्न में मैंने मराठास जब आपको पढ़ाए हैं, तो यहां पे मैंने बहुत तगड़े लेवल पर आपको समझाया है कि एक्चुअल में क्या हुआ है वहां पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ठीक है, याद रखना। तो देखो, मैं संपूर्ण सम्मान करता हूं छत्रपति शिवाजी का। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ शिवाजी लिख रखा है तो इसका मतलब है मैं उनका सम्मान नहीं करता, नहीं। वास्तविकता में बात यह है कि यहाँ स्पेसिंग कम पड़ेगी, प्लस मैं उतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज पर ध्यान दूंगा, तो यहां थोड़ी सी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप समझिए कि मैं सम्मान संपूर्णतः करता हूं। तो जयसिंह फर्स्ट प्लस शाइस्ता खान के बीच में एक बैटल होता है जो शिवाजी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, इनके पास अच्छा खासा हिसाब किताब है, तो इस बैटल को जीत जाते हैं। इस बैटल के जीतने की वजह से 1665 में आपको देखने को मिलती है, इसका रिजल्ट आपका क्या होता है? संधि होती है। इसका रिजल्ट होता है मुगल वॉन, मुगल जीते हैं, मुगल्स वॉन। और यहां होती है आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि, पुरंदर। तो पुरंदर की आपको संधि देखने को मिल जाएगी। अब पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जीते हुए 23 किले वापस से, शिवाजी को जीते हुए 23 किले वापस से मुगलों को देने पड़े। शिवाजी ने जीते हुए 23 किले, जीते हुए 23 किले, 23 किले, 23 किले, शिवाजी ने जीते हुए 23 किले, शिवाजी ने जीते हुए 23 किले, जीते हुए 23 किले मुगलों को दिए, मुगलों को दिए, मुगलों को लौटाए, 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 मुगलों को लौटाए। नमस्ते दीपाशा। ठीक है, चलिए। तो इसमें ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। प्लस ना कि सिर्फ शिवाजी को 23 किले लौटाए, बल्कि इस संधि में यह भी कहा गया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यह भी कहा गया कि शिवाजी को आगरा मिलने आना पड़ेगा। तो शिवाजी प्लस संभाजी, तो ऐसे में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी, शिवाजी प्लस संभाजी आगरा भी आए, संभाजी आगरा भी मिलने आते हैं, जहां उन्हें कैद किया गया। 6 महीने बाद वो यहां से फिर लुट के निकल के चले जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, शिवाजी प्लस संभाजी यहां पर आए हैं। ठीक है, तो अभी उन्हीं के बारे में अपन लोग बात करेंगे। शिवाजी प्लस संभाजी के पास ये लोग इधर आए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये आगरा मिलने के लिए आए थे, आगरा आए थे, आगरा, आगरा आए। और जैसे ही आगरा आए, इनको वहां कैद कर लिया गया, लेकिन ये 6 महीने में ही वहां से छुट जाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये वहां 6 महीने में वहां से छुट जाते हैं।
65-66 के मध्य, 1665 और 66 के मध्य, और ये 6 महीने में वहां से छुट जाते हैं। 66 के मध्य 6 महीने वहां से छुट जाते हैं, और 1670 में फिर एक बार फिर सूरत को लूट लेते हैं। तो ये रुके नहीं, आगरा आए तो यहां पर इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कैद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कैद, इनको क्या कर दिया गया भाई, यहां पे कैद किया गया। हाउस अरेस्ट यानी कैद कर दिया गया, तो लिटरली इसके बारे में हम याद रखेंगे, हाउस अरेस्ट यानी कैद किए गए हैं। तो इधर ही हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से इनको अपन लोग ने हाउस अरेस्ट किया है, तो ये इधर लोग आगरा आए हैं, ठीक है, यहाँ हाउस अरेस्ट किया है, तो 6 महीने में यहाँ से बच गए हैं, 6 माह में एस्केप, बच निकले। एस्केप कितने समय में करते हैं, 6 माह में बच निकले, और इसी के तुरंत पश्चात, मतलब इसी के कुछ समय के बाद, तुरंत पश्चात और कुछ समय के बाद, ठीक है। चलिए, होता यह है कि 1670 में सूरत सेकंड लूट इनके द्वारा की गई, सूरत सेकंड लूट इनके द्वारा की गई, मतलब सूरत पर दूसरी लूट इन्होंने करी, रुके नहीं, मतलब ये कहने की बात ये है। सर ये छावा मूवी में दिखाया गया है, बाबू देखो बात ये है कि मैंने कोई मूवी नहीं देखी, इनको बंदी कहां बनाया गया था, जयपुर भवन में, हाउस अरेस्ट कहां किया गया था, जयपुर भवन में, जयपुर भवन में। मैं आपको बता दूं कि मैं 2025 में ना तो कोई मूवी मैंने अभी तक देखी है, और ना 2025 में मैं कोई मूवी देखूंगा। अब जो भी मूवी मैं देखूंगा 2026 में ही देखूंगा, 2025 में मैं कोई मूवी नहीं देखूंगा, मैं त्याग कर चुका हूं, ठीक है, नोट करते ही बता दीजिएगा। नोट किया भाई जी आपने? सर जी मैंने भी इंस्टॉलेट कर रखा है, 5 महीने हो गए। अच्छा, आगे बढ़िए। नोट अ सिंगल मूवी, कोई, अरे सिंगल और डबल का क्या हुआ, जवान के मोल भी कोई चीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये वही आदमी है जिसने त्योहारों पर रोक लगा दी 1668 में, इसने सभी त्योहारों पर रोक लगा दी, सभी संगीतज्ञों पर रोक लगा दी, सभी संगीतज्ञों पर रोक लगाने के पश्चात इसने 3 मंदिरों को तोड़वा डाला। उसके बारे में अपन लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना। 1668 में, 1668 में इसने सभी त्योहारों पर रोक लगा दी, कहा कि ये त्योहार जो होते हैं ये इस्लाम धर्म के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी कहा जाता है
याद रखना क्या किया, सभी त्योहारों पर रोक लगवा दी, सभी त्योहारों पर रोक लगवा दी, पर रोक लगाई, इंक्लूडिंग नवरोज, लगाई इंक्लूडिंग नवरोज, इंक्लूडिंग नवरोज, नवरोज इंक्लूड, नवरोज पर भी इसने रोक लगाई है। ठीक है, 1668 में इसने सभी त्योहारों पर रोक लगाई है। प्रोहिबिट ऑल द फेस्टिवल्स, प्रोहिबिट ऑल फेस्टिवल्स, प्रोहिबिट ऑल फेस्टिवल्स, सारे जितने भी त्योहार होते हैं उन सब पे इसने रोक लगा दी। ठीक है, चलिए निपाशा बताइए क्या बात है, क्या परेशानी आ रखी है, आप बताओ, उसका सॉल्यूशन तुरंत किया जाएगा, अभी 5 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, आप बताइए। प्रोहिबिट कर दिए गए ऑल फेस्टिवल्स, साथ ही साथ यहीं पर आपको पता लगेगा सभी संगीतज्ञों पर रोक लगाई गई, संगीतज्ञों पर, दरबार में वादन पर रोक लगाई गई, वादन पर रोक, मतलब प्रोहिबिशन ऑन म्यूजिक प्लेइंग। ठीक है, चलिए, प्रोहिबिशन ऑन म्यूजिक प्लेइंग, प्रोहिबिशन ऑन म्यूजिक प्लेइंग, खेल खत्म कर दिया कि कोई गाना नहीं बजेगा, गाना बजेगा तो तुम सबकी ढाकी टिकी कर दूंगा। दूसरा इसमें यह भी कहा गया सभी संगीतज्ञों के दरबार में वादन पर रोक है, कोई नहीं बजाएगा। खुद औरंगजेब खुद अच्छा वीणा बजाता था, औरंगजेब खुद सर्वोत्तम वीणा बजाता था, मतलब बेहतर अच्छा वीणा बजाता था, अच्छा वीणा वादक था, अच्छा वीणा वादक था, वीणा वादक था, बहुत अच्छा वीणा बजाता था औरंगजेब, इसके बारे में याद रखना, औरंगजेब बहुत अच्छा वीणा बजाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, औरंगजेब के द्वारा एक बात समझना कि इसने सभी संगीतज्ञों पर रोक लगा दी है, लेकिन संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें इसी के समय में लिखी गई हैं, संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें, सर्वाधिक पुस्तकें इसी के समय में लिखी गई हैं, इसी के समय में लिखी गई हैं, लिखी गई। तो मेजर बुक्स जो लिखी गई हैं वो इसी के समय में लिखी गई हैं, मेजर बुक्स जो लिखी गई हैं वो इसी के समय में लिखी गई हैं। राइट, चलिए अब याद रखना 1669 में इसने 3 हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, 3 हिंदू मंदिर तोड़वाए, हिंदू मंदिर तोड़वाए, तोड़वाए। कारण क्या था, उलेमा वर्ग, समाज के जो रिच वर्ग था जो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करता था, वो उनका विध्वंस चाहता था मंदिरों का, हिंदू मंदिरों का। कहां कहां के मंदिर तोड़वाए इसने, तो काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर इसने तोड़वाया, हिंदुओं का सबसे प्राचीन मंदिर ये कंसीडर किया जाता है, ये शिव शक्ति का मंदिर माना जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद सोमनाथ मंदिर और केशवराय मंदिर मथुरा का है, ये वाराणसी का है। ठीक है, याद रखना। काशी विश्वनाथ, अरे मैं कैसे देख पाता, आप तो बिजी बिजी थे आप, हैं भाई। तो अगर मैं बात बताऊं, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, ठीक है, वाराणसी में है ये, ऑब्वियस सी बात है, पता लग रही है काशी से ही। केशवराय मंदिर, केशवराय मंदिर कहाँ का है, मथुरा का है। और जो लास्ट मंदिर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा दैट इज सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। लिख दीजिएगा सोमनाथ गुजरात, सोमनाथ मंदिर है जो कि किधर है भाई, गुजरात में है।
गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। नहीं नहीं, अगर आप पूछते तो मैं आपके लिए आता भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप। आज के लिए देखो इतना ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके आगे की जो कहानी है, इसका नॉर्थ इंडिया में क्या परेशानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए। सर आपने जो यूट्यूब पे जीके स्टैटिक के क्वेश्चन बता रहे हो, वो एसएससी सीएचएसएल के लिए हैं भाई, वो सब के लिए हैं। ठीक है, बस ये देख लेना, एसएससी की सीरीज है, रेलवे की सीरीज है, आपको जो करनी है कर कोई सी भी सीरीज सकते हैं। थियरी करनी है तो थियरी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज मैं रात को 9 बजे एक सेशन लूँ, जिसके अंदर जितने भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी के, वो सारे के सारे कवर करा दूं। एक बार बताओ क्या कहते हो। दरअसल क्या है कि अभी ना एसएससी के अंदर जो जो इश्यूज चल रही हैं, उसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये वाला। ठीक है, तो ये वो वीडियो था जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की कि किस तरीके से परेशानी आ रही है, एसएससी फेल हुआ है तो कौन जिम्मेदार है, क्या दिक्कतें आई हैं, कैसे आई हैं, और सब के बारे में मैंने बात यहाँ पर करी है। तो ज़रूर देखना भाई उसको भी, है ना, अभी जाके देख लेना और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट सर, दुर्गादास राठौड़ कौन है यार? दुर्गादास राठौड़ अगर मैं बात बताऊं, सेवियर है एक तरीके से, अगर आपको मैं बताऊं, सेवियर है, सेवियर। उन्होंने रक्षा की है राजपुताना के राठौड़ फैमिली की। जी हाँ, वही बचा कर लाते हैं महाराजा अजीत सिंह को, अजीत सिंह ऑफ मेवाड़, वरना औरंगजेब उनको मार देता। उनके बारे में चलो मैं कल बताऊंगा, तगड़ी स्टोरी है, देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे किंग्स की सीरीज में स्टोरी पड़ी हुई है उनकी। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ जी, जो औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाते हैं। ठीक है, मूल विधि की क्लास होगी, हाँ रात में होगी, टाइम शेड्यूल हो रखा है ना उसका, उसी उतने ही बजे होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।